तो APJ अब्दुल कलाम के जीवन में बहुत बड़े बड़े संघर्ष रहे हैं। अगर आप उनके बचपन को देखेंगे, उनका बचपन आपने सुना होगा कि न्यूज़पेपर भी बेचा करते थे। बहुत मुश्किल से पढ़ाइयाँ उन्होंने की, कंप्लीट की। बाद में उनको ऐसा नहीं कि सफलता मिल गई हर जगह, एक बहुत ही असफल व्यक्ति के रूप में अपने आप को अनुभव करते थे। कई बार उनका मन ऐसा भी करता था कि वो इस जीवन को त्याग दें। कई बार इस तरह से कई जगह भ्रमण किया, अलग अलग आश्रमों में गए, देखे जीवन को क्या है। फिर एक समय बाद उनको सफलता भी मिली, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए, काफ़ी कुछ अच्छा काम किया। और इतना सब कुछ करने के बाद फिर इनको भारत का राष्ट्रपति बनने का भी गौरव अनुभव हुआ। सिर्फ एक बार नहीं, कितनी बार? 2 बार हुए थे, 2 बार हुए थे। एक बार हाँ इसको देख लेंगे इस चीज़ को। मतलब एक तरह से अपने आप को राष्ट्रपति की तरह भी रखते। तो राष्ट्रपति की तरह रहते थे तो बहुत सहज जीवन, पूरा राष्ट्रपति भवन में बहुत छोटे से कमरे में रहा करते थे। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हर कमरे में विस्तार किए जा सकते थे। बहुत सादगी भरा जीवन, बहुत सहज जीवन। कभी आप उनका कोई इंटरव्यू देखिए, जब भी कभी देखिए किसी के सामने निजी जमीन पर बैठ के बात करना शुरू कर देते थे। तो बहुत सहज जीवन था उनका। और उनका वास्तव में भारत को लेकर बहुत बड़ा विजन था। अगर ये हम कहें कि किसी पर्टिकुलर धर्म के, किसी पर्टिकुलर संप्रदाय के थे, तो कहना गलत होगा। सच्चे रूप में भारतीय थे, सच्चे रूप में संत थे, सच्चे रूप में वो मानवता के लिए मिसाल थे, मानव थे। उनका कोई ऐसा नहीं था कि उनका किसी धर्म से, किसी जाति से मानना। ना कह सकते हो अच्छे सच्चे राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत किया। राष्ट्र को छोड़ के जाने का भी उनको मौका मिला, बहुत लोगों ने बाहर से बुलाया, तो राष्ट्र को छोड़ के कभी गए नहीं। उनके अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हुई थी। तो वो हमेशा चाहते थे कि भारत एक महान राष्ट्र बने, हर तरह से, आध्यात्मिक रूप से भी और आपके बाहर के दृष्टिकोण से भी। उन्होंने कई चीज़ें इस किताब में लिखी हुई है, जैसे कि इसका अलग अलग टॉपिक है, इंस्पायरिंग लाइफ माय टीचर, द मिशन ऑफ एजुकेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, आर्ट एंड लिटरेचर, अबाइडिंग वैल्यूज, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। इस तरह कई टॉपिक हैं, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे द मिशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा को लेकर वो क्या सोचते थे। इनके कुछ कोट्स हैं, जैसे चैप्टर बड़ा है, इन कोट्स जो इन्होंने बीच बीच में लिखे हैं, उस कोट्स को हम लोग आगे करते हुए बात करेंगे। सबसे पहले चैप्टर शुरू होता है, इसमें इन्होंने बोला है व्हेन लर्निंग इज पर्पसफुल। जब सीख रहे हैं वो पर्पसफुल, कहना दुर्भाग्य ना हो, आज हम लोग को जो पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है स्कूली शिक्षा में, वो आप जब बड़े होंगे आपके लिए 90% चीज़ बिल्कुल कचरा हो जाएगा। आज आप जितनी चीज़ पढ़ रहे हैं, आप AI का सिस्टम इस तरह से आ रहा है, आप थोड़ा जागरूक हो गए अगर ऑनलाइन सिस्टम देखने के लिए। अब देखिए आज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बच्चा आज 12वीं तक की पढ़ाई कर रहा है, आज से 5 साल बाद ये पढ़ाई बिल्कुल निरर्थक हो जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं। AI इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, आप काफ़ी चीज़ें, नौकरियाँ उस तरह की आपको मिलेंगी नहीं, आपको और चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अब सिस्टम स्कूल का चला है, उसी ढंग में चलाया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको अभी 2020 में आई, लेकिन कोई अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, उसको सिरे से कोई गढ़ नहीं पा रहा, हर स्कूल पर चल नहीं पा रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात होती है 6 से 8 क्लास तक की, वो हो नहीं रही है। तो बहुत चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसकी वजह से काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ेगा। हम लोग बस टेक्निकल कोई भी स्किल नहीं होती है। हम लोग 12वीं तक पास कर लेते हैं, हमको कुछ काम करना नहीं आता है, सिर्फ किताबी कीड़े बन के रह जाते हैं। तो आने वाले समय में ऐसे कोई भी जो सिर्फ पढ़ता रहेगा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। चाइना भी अपनी एक ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा जिसमें लगाया, ह्यूमन कैपिटल बनाने, छोटी छोटी स्किल सिखाया, तभी जाकर इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा आगे बढ़ रहा है। तो बोला मैं लर्निंग इज पर्पसफुल, क्रिएटिविटी ब्लॉसम्स। तो लर्निंग पर्पसफुल होगी तो वहाँ से क्रिएटिविटी ब्लॉसम करेगी। क्रिएटिविटी का स्किल के बाहर निकलेगा, वरना क्रिएटिविटी नहीं होगी, इंसान क्रिएटिव नहीं होगा। लर्निंग में कोई पर्पस ही नहीं, क्यों पढ़ने से नंबर पाने के लिए, तो क्रिएटिविटी सारी है कि नंबर किस तरह अधिक पा लें, उससे कैसे अधिक पा लें, ऐसे अधिक कैसे पा लें, उसके आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन लर्निंग पर्पस में क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि पढ़ाई आगे चल के राष्ट्र के बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम आने वाली है। हम इसको पढ़ेंगे तो कल इस काम को ऊँचा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी अच्छा, हम अच्छा कर सकते हैं, तो मेरा काम है हम कैसे उसको बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। वरना आप डब्बे में बंद हो गए, जो पढ़ाई कुएं की मेहनत जैसा आपको बनाती है वो बन जाएंगे। व्हेन क्रिएटिविटी ब्लॉक्स, जब क्रिएटिविटी अंदर आती है तो थिंकिंग इमिनेट्स, तो आप सोच पाते हैं बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत बेहतरीन चीज़ें आगे सोच पाते हैं, बहुत आगे तक सोच पाते हैं। और जब बहुत आगे तक सोच पाते हैं तो नॉलेज इज फुली लिट, तब ज्ञान का प्रकाश जगता है। जब आप अच्छे से स्वतंत्र रूप से सोच पाते हैं, जब ज्ञान का प्रकाश जगता है, इसी तरह से इकोनॉमी फ्लरिश करती है। इकोनॉमी मतलब कि अभी देखिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे क्या है, पैसा बना पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बना पा रहे हैं।
अभी बच्चे को पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ाई जिससे पैसा बना पाए। आर्थिक रूप से मजबूत देश को होना पड़ेगा ना, उसके लिए देश मजबूत है हमको होना पड़ेगा। हम लोग आर्थिक रूप से क्या सीख रहे हैं, नहीं कुछ बना पा रहे हैं, तभी इकोनॉमिक फ्लरिश करेगी। हम लोग को ऐसी भी शिक्षा उनके कहने का मतलब आना चाहिए जिसकी वजह से हम आर्थिक रूप से बहुत जल्दी सबल हो सकें। ऐसे कई बच्चे हैं जो अभी 12th पास कर रहे हैं, महीने का लाख 1.5 लाख रुपये कमा रहे हैं, आज के समय जो टेक्नोलॉजी है उसको सीख रहे हैं, तो आने वाली डिमांड है उसको सीख रहे हैं। ऐसे लोग हैं, ठीक, ये चीज़ हमको समय के साथ ध्यान रखनी पड़ेगी जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक इन्होंने बोला है एजुकेशन इज एन एंडलेस जर्नी। तो शिक्षा है वो क्या है, बिना अंत हुए होने वाली जर्नी है। आप मृत्यु के अंतिम क्षण तक आपको सीखना है, ठीक, थ्रू नॉलेज एंड इनलाइटनमेंट। आपको हमेशा ज्ञान को देखना है और हमेशा अपने आप को ऊंचा उठाना है। मतलब कि हो सकता है कि आज अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, आज आपके ज्ञान का स्तर थोड़ा सा ऊंचा उठेगा, लेकिन उससे ये मत सोचिए ज्ञानी हम हो चुके हैं, या हम इतना देख लिया, बाबू जी इतना देख लिए, बड़े हो गए, तब वो सोचने हम तो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुँच गए। नहीं, निरंतर जीवन के अंतिम काल तक हम लोग को सीखने रहना है, सीखते रहना है और अपने ज्ञान के उसको ऊंचा उठाना है। इतना ज्ञान का ऊपर ऊंचा उठेगा, हम भी स्वभाव में बहुत हल्के होते चले जाएंगे। तो शिक्षा क्या है, अनंत प्रयास है, अनंत तक हमको करता रहना है। देखिए क्या बोला है, फोकस ऑन एजुकेशन सिस्टम शुड बी ट्रेन स्टूडेंट टू बिकम एन ऑटोनॉमस लर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज की जो शिक्षा प्रणाली है उनको क्या बता रही है, रटना सिखा रही है। कैसे हम रट लें चैप्टर रट लें, एग्जाम में आएगा इसको पढ़ लो, फिर भूल जाते हैं लोग। यहाँ बहुत अच्छी बात, बहुत गहरी बात उन्होंने बोली है, फोकस ऑन एजुकेशन सिस्टम शुड बी टू ट्रेन स्टूडेंट्स टू बिकम ऑटोनॉमस लर्नर। मतलब जो हमारी शिक्षा प्रणाली है इसका ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए हम कितनी चीज़ रटवा दें बच्चे को, इसका ध्यान इस पर होना चाहिए बच्चों को हम कैसे ये बना दें कि बच्चे खुद से पढ़ना सीख जाए, ऑटोनॉमस लर्नर, खुद से स्वाध्याय, खुद से पढ़ना सीख जाए, खुद से रिसर्च कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन का रोल है। अगर आपको ये सीख गए कि पढ़ना कैसे जाता है, पढ़ाई की कैसे जाती है, तो क्या कोई किताब बैठ के पढ़ लेंगे। इलन मस्क का नाम सुना होगा, किसी स्कूल ने कोई डिग्री लेंगे, लेकिन जब 14 साल की उम्र में कितनी किताबें पढ़ डाला, इतनी किताबें पढ़ डाला, आज उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट उसके यहाँ काम कर रहे हैं, वो डिग्री रूप में कहीं लेने नहीं गए। उसने क्या सीखा, सीखते कैसे ये सीख लिया। तो हमारी शिक्षा प्रणाली जो है अभी इस पर ध्यान नहीं दे रही। हम लोग का जो संडे का इवेंट है हम लोग इस पर कोशिश कर रहे हैं यही आप सीखें कि सीखते कैसे हैं। ये अगर आपने सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, तब तो कुछ भी सीख लेंगे, फिर कुछ भी पढ़ लेंगे, कुछ भी जान लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जीवन में सीखें कि आप एक ऑटोनॉमस लर्नर कैसे बन सकते। अभी आपको क्या है, बाहर से स्पून फीडिंग की जा रही है, ये खा लो, ये चैप्टर पढ़ लो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो, लाइट पढ़ लो, ठीक है, मोशन पढ़ लो, फिक्शन पढ़ लो, ये सब चीज़ बाहर से पढ़ाया जा रहा है। आपको ये नहीं दिखाया कि देखो जीवन में यहाँ चल रहा हो कैसे चल रहा है, फिक्शन है ना, देखो फिक्शन क्या होता है। अंदर क्वेश्चन उठेगा, उस क्वेश्चन को उठेगा तब बुक उठाओगे, अच्छा फिक्शन क्या होता है, अच्छा ये कारण होता है। तब आप जब क्वेश्चन के साथ जाओगे किताब के सामने, तब आप सीखना शुरू कर जाओगे, तब उसमें आप नई थ्योरी भी दे सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक ऑटोनॉमस लर्नर बनना है। और इस तरह से ये क्या बोलते हैं, कैन यू मेक एन एजुकेशन सिस्टम विच विल रिटेन द स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन। बहुत महत्वपूर्ण बात। अक्सर होता क्या है, जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसका मुँह हमेशा लटक जाता है, लटक इस तरह से जाता है जो उनकी रुचि होती है, अक्सर बच्चों का मुँह लटक जाता है कि तो पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो बोलते हैं अब्दुल कलाम कि हम क्या ऐसी शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं जो बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान होती है उसको निरंतर बनाए रखे, बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहें, मतलब पढ़ाई बोझिल ना हो। जब पढ़ाई बोझिल होगी तो बच्चा क्या करेगा कैसे पढ़ाई हो, क्या हो। और इसके लिए शिक्षक को बहुत जागरूक होना जरूरी है। बहुत लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं आज के समय में, तो पढ़ाई को बोझिल तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई को ऐसे पढ़ा रहे हैं कि बच्चा पढ़ ले रहा है उसको पता भी नहीं चल रहा है, खेल खेल में सीख जा रहा है। इस तरह से पढ़ाई का सिस्टम क्या बना, ऐसा ही लिख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, कैन यू मेक एन एजुकेशन सिस्टम, क्या हम ऐसा शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं विच विल रिटेन द स्माइल्स ऑन द फेस ऑफ आवर चिल्ड्रन। जो हमारे बच्चे हैं क्या उनके चेहरे पे जो मुस्कान है उसको बनाए रखें। तो हम लोग इससे कहने का मतलब कि शिक्षा को बहुत बोझिल ना बनाया जाए, तो सीखने वाली बनाया जाए। 90% चीज़ तो हम ऐसे सीखते हैं जो हम लोग के जीवन में कभी काम ही नहीं आती है। पढ़ते हैं 2-3 कोट्स और उनके जिनको हम लोग समझेंगे और गहराई से उसको जानिए क्या चाहते थे। स्कूल मस्ट प्रोवाइड मिशन ओरिएंटेड लर्निंग विद वैल्यू सिस्टम।
स्कूल को मिशन ओरिएंटेड आपको लर्निंग सिखानी चाहिए। मिशन ओरिएंटेड मतलब देखिए अभी हम लोग की स्कूलिंग की गड़बड़ी क्या है आज के समय में, तो स्कूल सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पे ध्यान देता है, या तो वहाँ सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई हो रही है, या तो सिर्फ साइंस की पढ़ाई हो रही है, या तो किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई हो रही है, नीट की पढ़ाई हो रही है, इंजीनियरिंग पढ़ाई हो रही है। स्कूल ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल ऐसा में संपूर्ण विकास होना चाहिए। स्कूल मस्ट प्रोवाइड मिशन ओरिएंटेड लर्निंग। मान लिया सबसे पहले बच्चे के अंदर की प्रतिभा शुरुआती 5वीं क्लास तक दिखाई जाए, बच्चे के अंदर प्रतिभा एक्चुअली है क्या, टीचर का दायित्व है कि देखे बच्चे के अंदर प्रतिभा है क्या, प्रतिभा निखारा। अब जो प्रतिभा है, मान लीजिए उसके अंदर एक गायन कला बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है, तो उसको फिर मिशन ओरिएंटेड ऐसा बनाया जाए कि आने वाले समय में तो आने वाला बहुत बड़ा संगीतज्ञ बन सके। हो सकता है देखा कि उसके अंदर गणित बहुत अच्छा है, बाकी लोगों के कंपेरिजन में गणित बहुत अच्छे से कर रहा है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा गणितज्ञ बन सके। हो सकता है उसके अंदर की साइंटिस्ट बहुत अच्छा हो कि हर चीज़ को ऐसा देखता है कि साइंटिस्ट जैसे ध्यान से देखता है कि चीज़ करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तो आने वाले समय उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जो अच्छा साइंटिस्ट बन सके। इस तरह से उसका बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, ऐसी कलम उठाता है, कोई ऐसे सामने बैठा उसको 5 मिनट में उसको ऐसे ऐसे बना देता है, एज इट इज बना देता है। कैसे कलाकारों की जरूरत नहीं हमारे दिमाग में, जरूरत है तो ऐसे कलाकार वो बन सकता है। तो एजुकेशन क्या हो कि जिस चीज़ में बच्चे की रुचि हो उस चीज़ में हम उसको मिशन ओरिएंटेड पढ़ाई दे सकते हैं। ये शिक्षा का समाधान है। इस तरह के स्कूल हैं भी तो बहुत महंगे स्कूल आज के समय में। नहीं, पहले गुरुकुल शिक्षा में पहले आचार्य ये करते थे, बच्चे के अंदर रुचि को देखते थे, उस हिसाब से उसको युद्ध कला देनी है, शास्त्र कला देनी है, या कोई और कला देनी है। इस तरह अलग अलग तरह की 18 कलाएँ मौजूद थी। उस तरह की 18 कलाओं में बच्चों को देखते शिक्षित करते थे कि तुम इस कला को लेकर आगे आके जीवन में बढ़ोगे, उस कला को जीवन अपना यापन करोगे। और देखिए कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट बात बोली, फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स होम एंड स्कूल कैंपस मस्ट हैव इंटीग्रेटेड मिशन। मतलब कि पढ़ाई एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल जाकर पढ़ लिया खत्म। इन्होंने बोला फॉर पेरेंट्स एंड टीचर, मतलब कि पढ़ाई कब पूरी तरह पूरी होगी, जब आपके घर वाले, आपके शिक्षक, आपका स्कूल, आपका घर, ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बने। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को समझ आ रहा है कि स्कूल वालों को पता हो घर में क्या हो रहा है, घर वालों को पता हो स्कूल में क्या हो रहा है। तो घर में भी कुछ चीज़ें दी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, घर में संस्कार की जरूरत है। हम लोग इसी मिशन में चले, हम लोग विद्या देने की कोशिश कर रहे हैं ना। घर में वो काम पहले लोग दिया करते थे, देना बंद हो गया। अब लोग अपने और कामों में व्यस्त हो गए। लोगों के पास मोबाइल आ गई और चीज़ आ गई हैं, बच्चों को कैसे गढ़ा जाए, कैसे बड़ा बनाया जाए, उस पर लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स होम एंड स्कूल कैंपस मस्ट हैव इंटीग्रेटेड मिशन। इंटीग्रेटेड मिशन मतलब क्या, कुछ ऐसी चीज़ें जो घर सिखा रहा है उसकी जिम्मेदारी घर ले लिया, कुछ ऐसी चीज़ें जो स्कूल सिखा रहा है उसकी जिम्मेदारी स्कूल ले लिया। अभी होता क्या है, हम सुनते हैं कई बार, पहले होता था कि जो विद्या की बात थी कई स्कूल भी सिखाए जाते थे संस्कार, और कई बार ऐसा भी था पहले घर वाले भी सिखाए जाते थे। तो अब जब पेरेंट्स की मीटिंग होती है तो इसमें ऐसे पेरेंट्स आते तो बोलते हैं सर कोई अच्छी आदतें नहीं सीख रहा है। तो कई स्कूल ऐसे बनते हैं जो विद्या नहीं सिखाते हैं, उनको लगता है विद्या सिखाएंगे तो किसी धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ ऐसे स्कूल सिखाते भी हैं, लेकिन तब वो कहते हैं भैया ये सब चीज़ घर वाले सिखाने वाली चीज़ है। टीचर सोचते हैं संस्कार स्कूल देगा, स्कूल सोचता है टीचर संस्कार घर वाले देंगे, और बच्चा संस्कार विहीन हो जाता है, घर से मिलता है, स्कूल से मिलता है। इसीलिए बोला गया है, इसमें जो बोल रहे हैं कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, टीचर और पेरेंट्स एक साथ बैठे समझे जाने की पढ़ाई हो क्या रही है, स्कूल और घर ये पूरा मिला के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, तभी बच्चा संपूर्ण रूप से शिक्षा ले पाएगा। पता चले स्कूल में बच्चा ज्ञान ले रहा है, शिक्षा ले रहा है, घर पे विद्या ले रहा है, या फिर स्कूल में भी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि विद्या उसको वहाँ मिले। तो विद्या नहीं मिलेगी जीवन में रोएगी, जिंदगी भर रोएगी। अभी बाबू जी का हम लोग जो कैंप में गए थे उसमें एक व्यक्ति थे, उनकी उम्र लगभग 45 से 60 के बीच में रही होगी, और काफ़ी अच्छे पद पे थे, और गोमती नगर में रहते हैं, काफ़ी बहुत इलाके में थे, काफ़ी बेहतरीन पद पे थे, काफ़ी अच्छा कोई काम कर रहे थे, रिटायर्ड थे जैसे। वो बोल रहे थे कितने सौभाग्यशाली हैं ऐसे बच्चे जो ध्यान करने के लिए 18 साल की उम्र पे आ गए, 20 साल की उम्र पे आ गए, 22 साल की उम्र पे आ गए, और पहले आ गए। हम लोग इतने दुर्भाग्यवान कि पिछले 3-4 साल में जुड़े, जीवन भर मन की कला को देखते रहे, कभी मैनेज नहीं कर पाए। अब जीवन के अंतिम पड़ाव में देखना कि शांति क्या होती है, जीवन विद्या क्या होती है। क्या हम लोग बहुत दुर्भाग्यशाली कि हम लोग आए। अभी कल बात हो रही थी, अभी उस वीडियो में थोड़ा सा वीडियो बात हमसे कर रहे थे
काफ़ी उम्र हो गया कि आप लोग काफ़ी खुशकिस्मत है कि इतनी छोटी उम्र में आ गए। हम लोग कब आए पिछले 3-4 सालों में, इस समय भी 50 से ऊपर ही रही होगी। तो पैसे से समृद्धशाली हो जाएंगे लेकिन आप समझ लेंगे वहाँ सफलता मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग अमीर हैं उनसे जाकर मिलिए, बात करिए, और बात करने के साथ वो अच्छी बातें करें, उनके 24 घंटे बिता के देखिए, तब उनका जीवन समझ में आएगा कि वास्तव में वो है क्या। कोई ऐसा रिलेटिव जिसको लगता है कि बड़े बहुत महान है, बहुत अच्छे हैं, आप उनके घर जाकर 2 दिन रह लीजिए, बस 2 दिन रह लीजिए, उनको दिन सुबह से लेकर शाम को उनकी दिनचर्या को ऑब्जर्व करिए, तब समझ में आएगा कि इतने लोग इतने बाहर शिक्षित हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, इन जीवन को जब उनके देखेंगे तो 2 पड़ी का जीवन। ऐसे गोयनका जी सिखाते हैं, उन्होंने वो वर्मा देश के, जो इस समय का म्यांमार है, उस देश के बहुत बड़े समृद्धशाली बिजनेसमैन थे, भारत में ऐसे आए थे व्यवस्था सिखाने, तो सिखाने आए, देखिए तो निःशुल्क रूप से सिखाते हैं, 10 दिन आप वहाँ रहिए, खाना पीना रहना सब कुछ, एक कमरा मिला था, एक कमरे में 4 अकेले रहता है, लैट्रिन बाथरूम अटैच है, इसे साधना में डिस्टर्बेंस था, मतलब इतनी ध्यान दिया कि साधना में बिल्कुल डिस्टर्बेंस, एक कमरे में एक साथ रहता है, पुराना साथ रहता था, भीड़ बढ़ती थी, एक कमरे में 2 था, 2 लोगों से अधिक एक कमरे में नहीं रहते हैं। इस तरह से वो निःशुल्क रूप से उस विद्या को बांट रहे हैं। काफ़ी लोगों ने उनसे कहा कि इतनी ऊंची चीज़ सिखा रहे हैं, इसका कुछ पैसा लीजिए, पैसा इतना अधिक बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा जीवन भर पैसा कमाया मैंने, पैसे में सुख होता देख लिया। वर्मा देश का अमीरों इंसान में से एक अमीर इंसान, मतलब इतने अमीर इंसान, बहुत अमीर इंसान। कई सेंटर ऐसे हैं जो आप देखेंगे कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है तो हम 2-4 बीघे में से कम करना, लखनऊ में, कानपुर में, कुशीनगर में, मतलब भारत भर में कुछ नहीं तो 100 से अधिक सेंटर में। इतने समृद्धशाली व्यक्ति 2013 में वो अपने शरीर को छोड़ भी दिए। इतना इंटेलेक्चुअल बात, कोई धार्मिक बात नहीं करते, बिल्कुल साइंटिफिक बात, वैज्ञानिक बात करते थे, सांसों से कैसे हम गहराई पहुँच के अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है, जो इसमें बोला जा रहा है, आप अपने आप को अभी समय दीजिए। अगर आप आए हैं तो ये मत सोचिए आप फंस गए, जैसे 3-4 लोग आए, आप 4 बच्चे यहाँ के बैठे हैं, सोचे कहाँ बड़े लोग फंस गए। इसकी गुणवत्ता तक आप जानेंगे, इसको निरंतर रूप में जीवन में उतारेंगे, आगे पढ़ाई करने बाहर जाएंगे, अपने साथ के लोगों को देखेंगे कि आपके साथ बगल बैठा हुआ व्यक्ति, आप भी उसी कॉलेज में, ये भी उसी कॉलेज में, आप देखेंगे आप अंदर शांत हैं, एकांत निर्मल है, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, हर बात में चिल्लाएगा, गाली देगा, उल्टा सीधा बोलेगा, तो आपको लगेगा कि आपने जीवन में कुछ अच्छा सीख लिया, आप उससे बेहतर है। अपना जीवन आप देखेंगे ऐसे बाकी लोगों का भी, अपने जीवन में जब डेवलप करेंगे तभी अनुभूतियाँ होंगी, उन्हें अनुभूतियाँ नहीं होंगी। तो इसमें जो बोला गया कि फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स होम एंड स्कूल कैंपस मस्ट हैव एन इंटीग्रेटेड मिशन, समय कितना हो रहा है? 9:36 Education should be imparted with a view to the type of society that we wish to build। मतलब एजुकेशन इस तरह के नहीं कि जिस धरने से चली आ रही है धरना चलता है। एजुकेशन शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए कि हम आगे आने वाले समय किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं उस तरह की शिक्षा देनी पड़ेगी। हम बात करते हैं कि बहुत बेहतरीन समाज बन जाए, शिक्षा ऐसी दे रहे हैं कि लोगों को रोबोट बना रहा है, तो हम ऐसी शिक्षा से कभी भी बदल नहीं सकते। क्योंकि देखिए आज के समय में बच्चा मंदिर नहीं जाएगा, हो सकता है कह सकते हैं कि मंदिर नहीं गया, लेकिन आज हर घर में हर व्यक्ति, हर एक बच्चा स्कूल अवश्य जा रहा है, स्कूल की दहलीज को पार करके अवश्य जा रहा है। तो हमको उस जगह पे उस चीज़ को देना अनिवार्य हो जाता है कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं, और जिस तरह का समाज बना रहे हैं उस तरह की शिक्षा देना अनिवार्य हो जाता है। जैसे इसको सुने होंगे कि बोया के बबूल का अम्बा कहाँ से पाए। हम जब बबूल बोएंगे स्कूलों में और कल्पना करेंगे हमको आम रूपी बच्चे मिले, आम रूपी समाज मिले, तो ये बस एक कल्पना मात्र हो जाएगी, कभी सफल सच्ची नहीं होगी। वही इसमें बोला गया एजुकेशन शुड बी इम्पॉर्टेंट विद अ व्यू, एक ऐसे दृष्टिकोण से टू द टाइप ऑफ सोसाइटी दैट वी विश टू बिल्ड, एक ऐसी सोसाइटी जो हम बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से हम शिक्षा दें। हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, लेकिन हमारी शिक्षा में कई चीज़ें ऐसी होती हैं तो भारतीय संस्कृति बिल्कुल अधिक हो जाती है, हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। और मजे की बात है वो लोग भारतीय संस्कृति की तरफ आ रहे हैं। अब देखिए इस समय ध्यान योग के रूप में अमेरिका, इंग्लैंड ये लोग कितने आगे जा रहे हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ, देखिए कैसे वो लोग करेंगे, जो बड़ी बड़ी अमेरिका जा रहे हैं। अभी बड़ी बड़ी जो संस्था है, भारत की संस्था, भारत के कई ऐसे योगी हैं जो भारत को छोड़ के चले गए विदेश में सिखाने के लिए। उन्होंने कहा था अभी भारत अपंग है, भारत अभी कमाने में इसी सब में लगा हुआ है, कैसे पैसे के पीछे भाग लें। पहले भारत समृद्धशाली था ना, अभी भारत फिर से जब कमजोर हो गया तो अभी भारत के लोग को सिखाएंगे, हमारा समय खराब होगा। क्यों? अभी भारत के लोग इसमें लगे हैं रोटी कपड़ा मकान, और इसके बाद फिर क्या है शादी कर ली, बच्चे कर ली, इसी सब में फंसे हुए हैं।
जनसंख्या बढ़ा के सबसे 1 नंबर पे हो गया है। 2 महीने पहले हुआ है कि भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण में सब विश्व का सबसे ऊपर हो गया, चाइना को पीछे कर दिया। पहले स्टडीज बता दी चाइना को पीछे कर 2028 तक, 2023 में पीछे कर दिया। पहले ऐसी शिक्षा बताया कि 2028 तक भारत चाइना को पीछे कर दिया, 28 तक 2040 तक। देखिए हम लोग पीछे कर दिया अभी। तो ऐसे कई योगी हुए जो जाके अमेरिका में सिखा रहे हैं, यूरोप में सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देख लिया कि वो जितना भौतिक समृद्धि देखे वो सब कुछ देख चुके हैं। अब उनके पास अलग तरह का, अब उनको अध्यात्म चाहिए। एक भूखे व्यक्ति को हम अध्यात्म सिखाएंगे तो नहीं समझेंगे। अभी आप लोग मान लीजिए अच्छे घर से हैं, आपके माता पिता अच्छे एजुकेशन अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसी माध्यम से आए। आज एक बच्चा जो बिल्कुल पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जा सकता, कहीं गरीब होगा, अभी वो देखेगा किस तरह घर का सुबह खाना मिले, कहीं कुछ काम कर ले, घर का काम करवा लें, तो कहीं मजदूरी भी चले जाते हैं। बच्चे ऐसे भी होते हैं। ठीक, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, इसके ज्ञान को अर्जित करिए। आप देखिए कि आपकी जो भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, योग क्या है, इसको पूरा विश्व अपना रहा है, आप पीछे रह जाएंगे बहुत पछताएंगे। आप अगर यहाँ पर आके अपना समय दे रहे हैं तो आप बाकी लोगों से जगे हुए हैं, निरंतर आ रहे हैं, तो इसको अपनाइए। इसमें बाद आने के बाद अपने आपको दुर्भाग्य मानिए कि कहाँ फंस गए आके, समझिए फिर आप और दुर्भाग्यशाली हैं। बाकी वो लोग अच्छे हैं जो अपना समय सो के गवा दे रहे हैं, आप तो पछतावे में गवा रहे हैं। यहाँ रहिए तो पूरी तरह से यहाँ रहिए, नहीं रहिए तो मत रहिए। और यहाँ रहने का जो इम्पैक्ट उसको समझिए। देखिए अब क्या एक बात और बोली जा रही है, स्कूल मस्ट मूव फ्रॉम बीइंग एजुकेशनल सेंटर टू बिकमिंग नॉलेज एंड स्किल सेंटर। क्या बात बोली ग्रंथ में? स्कूल मस्ट मूव फ्रॉम, स्कूलों को, विद्यालयों को मूव करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। कहाँ से? फ्रॉम बीइंग एजुकेशनल सेंटर, एक शिक्षा देने वाली, मतलब रटवाने वाली, जो विद्या देने वाली संस्था से कहाँ की तरफ बढ़ना चाहिए? टू बिकमिंग नॉलेज एंड स्किल सेंटर। कैसा सेंटर होती है? जहाँ नॉलेज, देखिए ज्ञान और शिक्षा में अंतर है। एजुकेशन, शिक्षा मतलब कि आपको कुछ चीज रखी गई, उसको रटवा दिया गया। नॉलेज मतलब कि आपने कुछ ऐसा सीख लिया जो आपको जीवन भर काम आने वाला है। आपने साइकिल सीख लिया चलाना, ये आपकी क्या हुई? नॉलेज है, आपने ज्ञान सीख लिया। ठीक, आपने कुछ खाना बनाना सीख लिया, नॉलेज है। आपने पेन पकड़ के लिखना सीख लिया, नॉलेज है। फिर एक चीज़ को बार बार रटे जा रहे हैं, जो कि 10 दिन बाद भूल जा रही है, भूल जा रहे हैं, वो नॉलेज नहीं है। दैट इज जस्ट इन्फॉर्मेशन, ये बस सूचना है। तो सूचना को गूगल पे भी टाइप करेंगे आ जाएगा। आपसे काम बहुत बेहतर रोबोट कर लेंगे, गूगल कर लेगा। ठीक, तो उन्होंने बोला कि शिक्षा के जो संस्थान है, इसको हम लोग एजुकेशनल, जो शैक्षिक केंद्र से हटाकर उसको हम लोग ज्ञान का केंद्र बनाएं और आप स्किल का केंद्र बनाएं, जहाँ पर लोग स्किल भी सीखें। आने आने के बाद लोग स्किल सीखें कि कैसे लोग अपने आत्मनिर्भर बन सकें। इसमें इन्होंने कई लोगों का एग्जाम्पल दिया, वो बहुत डिटेल में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एग्जाम्पल दिया है, आपको पता है ना कौन थे? भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। और देखिए क्या बात की जा रही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही गुरुदेव पर एक बात बोली थी। आर्य अहमद बुक के पीछे लिखा हुआ जो लोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी लिखा हुआ है कि अगर मुझे इस अध्यात्म ज्ञान की गहराई पहले पता हुई होती तो मैं राजनीति में न जाकर मैं आचार्य श्री के चरणों में बैठकर अध्यात्म ज्ञान ले रहा होता। आप उसको आर्य अहमद किताब पढ़ें, उसको पीछे 2 लोग का व्याख्यान लिखा हुआ है, 2 महान व्यक्ति हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में। आपके कितने कोट बचे देख लेते हैं लोग, 1 2 3 4 कोट्स बचे हैं। ठीक, एक कोट क्या है देखिए, The 21st century is about management of all the knowledge and information we have generated, the value addition that we can bring to it. 21वीं सदी में क्या है, हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा जिसका, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी नॉलेज हमने गैदर की है, उसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको समग्र रूप से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। वैल्यू एडिशन में आप कह सकते हैं कि इसको कहते हैं विद्या भी इसमें जोड़नी पड़ेगी। क्या बोलते हैं रियल एजुकेशन क्या है? तो रियल एजुकेशन इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो सच्ची एजुकेशन होती है वो अंदर से मानव की जो प्रतिष्ठा होती है उसको बढ़ाती है, अहंकार को नहीं, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है और उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करती है, अपने प्रति सम्मान पैदा होता है। मैंने इतनी अच्छी चीज़ सीखी, मैंने इतना अच्छा ज्ञान पाया। ठीक, एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का बढ़ना, एक होता है ईगो का बढ़ना। ईगो का बढ़ना, मैं इतना बड़ा बन गया, मैं इतना बड़ा, इतनी बड़ी इच्छाओं को निकाली, ईगो का बढ़ना। सेल्फ रिस्पेक्ट में संतुष्ट हो गया, मैं इतने अच्छा ज्ञान को प्राप्त होकर मैं संतुष्ट हो गया। The education system has tremendous responsibility to transform a child into a leader. A transformation from what
कैन वी डू फ्रॉम व्हाट कैन यू डू फ्रॉम मी टू व्हाट कैन आई डू फॉर यू। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। आप लोगों का जो सेशन होता है, मैं हमेशा आपको बताना है आपको लीडर बनना है। हमारे टाइम आप लोग को अलग अलग जगह का नेतृत्व करना है। आप यहाँ आ रहे हैं मतलब कि आपको बात के चलिए कि आपको आने वाले समय में नेतृत्व करना है। आप जहाँ भी जाए आप लीडर बन के रहिए, लीडर बन के रहिए, यही आपको यहाँ सिखाने की कोशिश किया गया है। तो बोला था एजुकेशन सिस्टम है ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी शिक्षा प्रणाली पर। क्या जिम्मेदारी है? बच्चों को बदलना, ट्रांसफॉर्म करना। कैसे बदलना? एक लीडर बदलना। इसमें बनना एक नेता, लीडर। लीडर मतलब ये कि आप नेता बन जाइए पार्टी वाले, वो लीडर नहीं। लीडर मतलब कि आप चीज़ों को लीड कर सकें। कैसे? देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट कैन यू डू फॉर मी। कहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन? कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। इससे आपको क्वेश्चन होता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बच्चा पहले पूछता है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मैं ज्ञान ले रहा हूँ। बच्चा शिक्षा लेके ऐसी लीडरशिप में आ जाए कि अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये चीज़ बच्चा जान गया, इस यहाँ से जो लीडर बन गया। लीडर ही तो पूछता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपका दुख है, आपकी जो मान लीजिए मैं अच्छा डॉक्टर बन गया, आप बताइए मैं आपके स्वास्थ्य को कैसे अच्छा कर सकता हूँ। ठीक, आप कुछ भी नहीं सीखे तो आप लोगों से कुछ करते हैं, आप मेरे लिए कुछ कर दीजिए। ठीक, तो एजुकेशन का होना चाहिए कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। इस प्रश्न से व्यक्ति इस प्रश्न पे आ जाए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन इज टू इनकलकेट इन द स्टूडेंट द स्पिरिट ऑफ वी कैन डू इट। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा को प्राप्त करने के बाद इंसान के अंदर ये चीज़ आ जानी चाहिए मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ये कभी भी शिक्षा को पढ़ के नहीं आता। जैसे आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आज के समय में मैं अपनी नौकरी भी छोड़ दिया पिछले 3 महीने में। ठीक ठाक नौकरी चल रही थी, 35 से 40 हज़ार का महीना मिलता था, 800 मीटर दूर जाना पड़ता था, खर्चा अपना कुछ था नहीं। अगले सत्र में 50 से 55 हज़ार मिलता, जिस तरह की मुझे जानकारी दी जा रही थी। एक इंसान के लिए जिसकी शादी नहीं हुई है, अकेला घर पे, सबकी सरकारी नौकरी, सब कुछ है, एक इंसान के लिए 50 हज़ार रुपये घर पे रहते हुए कमाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन किस सोच के साथ नौकरी को छोड़ा गया और किस उद्देश्य के साथ आगे जाया जा रहा है वो बहुत गहरा है। इसको अगर आज आप समझेंगे तो अंदर से ये चीज़ बहुत गहराई से आ गई है, आई कैन डू एनीथिंग। अंदर से ये बहुत तीव्र, ये सिर्फ दिखाने की नहीं है, अंदर से ये विद्या को हासिल करने, गुरुदेव का जो आशीर्वाद आपको गुरुदेव नहीं समझ में आता तो इसको समझिए, विद्या को अंदर डालते 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 आज ऐसी अंदर से वेदना आ गई है कि अब मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ और बहुत कुछ बेहतरीन करके दिखाऊंगा। इसी दृष्टिकोण आपके अंदर भी पैदा होना चाहिए कि, और कब पैदा होगा ध्यान से समझिए, जब अपने मन के गुलाम नहीं रहेंगे, जब अपने मन के ऊपर उठ जाएंगे ना, तो आप देखिए मन आपके हिसाब से खराब, मन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। अभी संडे सेशन हो रहा है, बाकी लोग पता नहीं घर पे आराम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं पता। इस मैसेज जब पड़ा था हमको 2 दिन पहले मेरा मोबाइल बंद था। 15 तारीख की शाम में, शाम से पहले मेरा फ़ोन ऑफ था, 17 तारीख को शाम को मिला मुझे। सबको बता दी, सब बच्चों को सूचना दे दीजिएगा, मैसेज ग्रुप में डाल दीजिएगा। 17 की शाम को वहाँ से चल लेंगे, 18 को सेशन लेंगे। मेरा मन कमज़ोर है, तो 17 की शाम में चलो लखनऊ में रुक जाते हैं। लखनऊ में कई ऐसे हैं अपने गायत्री परिवार के, उनके यहाँ रुक जाते हैं। हमारे पापा का भी क्वार्टर वहाँ पर है, पापा हमारे जॉब वहाँ कर रहे हैं, उनके पास रुक सकते थे। तो कई ऐसा जित था जब वहाँ रुक सकते थे। लेकिन ऐसा था शाम को हम लोग 4:30 बजे छूटे, उनका 4:30 पौने 5 बजे मोबाइल आई, हम लोग वहाँ से निकले। शाम को 7 बजे बस चली लखनऊ से, और 11:30 बजे पहुँचे, अपनी सारी चीज़ व्यवस्थित किए। यहाँ कमरा गंदा पड़ा देख सकते थे, सुबह उठ के झाड़ू पोछा यहाँ पर लगाए, कुछ साफ़ किए। साफ़ करने के बाद फिर चटाइयाँ बिछाए, लगाए और आपके लिए क्लास के लिए हाजिर हो गए। क्यों? क्योंकि अंदर से एक लोग यहाँ, लेकिन अगर वो एक लोग उस ज्ञान को गहराई से अंदर उतार ले, अब कुछ और नहीं करना है, बस एक चीज़ करना है। गुरुदेव ने एक लाइन बोली है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। बस आपको जानना है कि सुधारना क्या है। जैसे आप कह रही आज आपका मन नहीं कर रहा था आने का, पिताजी बता रहे थे, तब पूछे खुद से क्यों नहीं कर रहा था। हमको मत बताइए, किसी और उसको लिखिए कि मेरा आने का मन क्यों नहीं कर रहा था, 5 कारण खोजिए और लिखिए कि अगर मैं नहीं आती तो क्या इससे श्रेष्ठ काम घर पे कर रही होती या कर रहा होता। बस ये पहचान पूछिए। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग कॉलेज में जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। कॉलेज में जब जाते हैं तो सोचते हैं कि आज स्कूल नहीं जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, कॉलेज बंक करते हैं। कॉलेज में बहुत आसान शब्द है कि आज हम बंक करते हैं, आज नहीं जाएंगे, हमारी कुछ प्रॉक्सी लगा, हमारे कोई और अटेंडेंस बोल।
कॉलेज स्कूलों में तो ये नहीं होगा, कॉलेज में होता कि हम अगर एब्सेंट हो गए किसी दोस्त से कहें तो मेरी अटेंडेंस लगा दें, जो कि अटेंडेंस वहाँ इंपॉर्टेंट होती है। आपकी अटेंडेंस अगर शॉर्टेज में आएगी तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। कहता मेरी प्रॉक्सी लगा दो। तो बहुत सफल बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा चलाते हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, किसी का प्रचार नहीं करना है। उन्होंने कहा आप अगर कहीं अनुपस्थित हो रहे हैं तो सिर्फ तभी अनुपस्थित हुआ होइए तो उससे किसी महान जगह पर आप उपस्थित हो जाएंगे। आप यहाँ अनुपस्थित हो रहे हैं, घर पे सो रहे हैं, आप 8 बजे तक सो रहे हैं, अपनी आलस को बढ़ा रहे हैं, प्रमाद को बढ़ा रहे हैं, आप कोई श्रेष्ठ ऊंचा काम नहीं कर रहे हैं, तब समझ लीजिए आप बहुत चीज जीवन में खो दे रहे हैं। तो ये बात हमेशा बेटा याद है, हमेशा। ये आना यहाँ कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ नहीं आ रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रहे, इससे किसी महान कार्य की तरफ आप जा रहे हैं। अब घर पे आपको आपका एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई करिए, कौन बोल रहा है, किसी को बात थोड़ी ना। ग्रुप में तो सीधे बता देते हैं मैं नहीं आ पाता, कोई उसमें सब कुछ लिखा रहता है ना, जो नहीं आ सकता उसमें वो भी ऑप्शन होता है कि मैं नहीं आ सकता, उसमें टिक कर दो कि मैं नहीं आ सकता, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप रिस्पॉन्स करते हैं कि 190 लोग ग्रुप में हैं, 190 लोगों में से 20 लोग रिस्पॉन्स करते हैं, 15 लोग रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। वो लोग ग्रुप छोड़ भी नहीं रहे हैं, ग्रुप में है भी। लेकिन हर किसी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जब वो लोग रिस्पॉन्सिबल एक छोटे से ग्रुप में नहीं हो पा रहे हैं, भारत जैसे देश को चलाने के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए कैसे लोग वो। और इस तरह से जब सोए हुए लोग हैं तो सोए हुए लोग पे लोग शासन करेंगे, अलग तरीके से गलत तरीके से रूल करेंगे। जब जनता जागरूक हो गई तो देखिए सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, ग्राम सभा में अच्छे व्यक्तित्व को आप चुनेंगे, आप जो नगर पालिका का चुनाव होगा उसमें अच्छे लोगों को चुनेंगे, जब वहाँ अच्छे लोगों को चुन लिया आपने तो अगले आप जो आपका स्टेट लेवल का इलेक्शन होगा, सेंट्रल लेवल इलेक्शन, वहाँ अपने आप अच्छे लोग जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग जिस दिन बन गई उस दिन भारत बदल जाएगा। लोकल गवर्नमेंट वीक रहेगी तो भारत कभी नहीं बदलेगा, लोग अपने यहाँ शासन चलाएंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसे चलती रहेगी, बदलाव नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने लेवल पे अपने आप को जागरूक करना है। जैसे बोला गया दिया तो अपने आप को जला लेना है। हम तो बस एक संकल्प लिए 22 जनवरी को कार्यक्रम हुआ था बाबू जो, उसमें हम सभी निर्णय लिए थे। आप लोग कितने लोग आए थे 22 जनवरी कार्यक्रम? आप नहीं आए? उसमें हम एक संकल्प लिए थे, कोई और जागे ना जागे, हम अपने अंदर एक दिया जला देंगे। वही संकल्प था, हम लोग लिए थे। तब से आज 20वां रविवार है, 20वां रविवार मतलब 5 महीना, पूरा 5 महीना हो जा रहा है। एक भी संडे गैप हुए बिना, संख्या मायने नहीं, 2 लोग, एक बार तो ऐसा था ये लोग भी करवाए, 2 नहीं थे, पीयूष सर थे ना, मतदान सर थे, कोई नहीं था, बच्चे अकेले करवाए। संख्या मायने नहीं रखती है, लेकिन एक भी रविवार ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग छोड़े हो। पिछले 20 रविवार से निरंतर, पिछला 20 रविवार मतलब कि आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 महीने से, पिछले 5 महीने से एक रविवार नहीं छूटा है। हर रविवार को ये आपका संडे इवेंट हो रहा है, चल रहा है, और संख्या मायने नहीं रखती। अगर एक व्यक्ति भी आया होता, हम एक व्यक्ति से बात करके पूरी बात उसको गहराई से बताते हैं। तो आप समस्या समझिए, आज के समय की मांग क्या है। इसीलिए कहता हूँ और लोगों को लाइए, आप लोग अपने आपको गंभीर बना लीजिए, आपको आने वाली समस्या दिखनी चाहिए। देखिए कितनी बड़ी ग्लोबल वार्मिंग की तेजी से बढ़ रही है, आपको नहीं दिख रही समस्या। सेफ सॉइल मूवमेंट पिछली बार चलाए थे, देखा था ना, उसमें क्या था, मिट्टी खराब हो जाएगी, मिट्टी जब उपज ही नहीं कर पाएगी, खाना क्या खाओगे? तो खाना नहीं खा पाओ तो भुखमरी होगी, अंदर गृह युद्ध होगा, लोग खाने के लिए लड़ाई करेंगे, पानी के लिए लड़ाई करेंगे, अपने आप एक ऐसा समाज बन जाएगा लोगों से लड़ता रहे। जब मौका है सुधरने का, बदलने का, कुछ अच्छा कर जाने का, तो जागे क्यों ना। अपने आप को मनुष्य बोलते हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं, जितनी भी आपकी जितने भी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उसमें सबसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं ना। तो सर्वश्रेष्ठ बोलने से नहीं होता, तो सर्वश्रेष्ठ स्तर की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। बात समझना नहीं था? हाँ, इस चीज़ को जीवन में उतारिए। ये गर्मी है, हम लोग तो इस सेशन में सुबह 5 बजे से करते हैं, ठंडक में लोग ठंडक में चले जाएँ, लेकिन आपस में डिस्कस नहीं करें कि हर जगह कार्यक्रम होता है 8 बजे से होता है, पूरे भारत में दिया का जो कार्यक्रम होता है 8 बजे से होता है। आप इतनी सुबह बुला लेते, आधे बच्चे आ ही नहीं पाते, सब कोई सो रहा होता, जग रहा होता है। बल्कि इस समय तो सबको 4 बजे तक जाना चाहिए, कि सुबह 4:30 बजे तक में लालिमा दिखने लगी, सुबह हो जाए। अभी 21 जून सबसे बड़ा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। सुबह का समय ऐसा होता है, आप उसको उपयोग में लाइए। आप लोग जीवन वो जो पर्चा मिला था तो भरते हो, हाँ, आज फोटो भेजना, और किसी को मिला जो पर्चा था, उस पर्चे में प्रिंट हम भेजेंगे, प्रिंट आउट ले लीजिए। आपको जीवन में हर दिन क्या करना है, आत्मबोध साधना से लेकर तत्वबोध साधना तक आपको आगे टिक करना रहेगा, क्या क्या आप कर रहे हैं करिए, और उसको हम लोग करके देंगे। कोशिश करिए, अभी इसमें जितने लोगों सबको बताइए। हम लोग आगे अभी 18, 20 और 21 को हम लोग योग सेलिब्रेट करेंगे। सुबह हम लोग को जहाँ मिलना हो मिलेंगे, अगर आप लोगों का समय हो सुबह 5 बजे अगर आप आएंगे, हम सबका आधा घंटा योग करेंगे।
कल भी आ सकते हैं, सुबह आधा घंटा कर लें, जिसका घर पास में हो, या आपका भी पास में ही है, ठंडे ठंडे में आधा घंटा कर ले, सुबह चलेगा। ठीक है, एक्सक्यूज हमारे कान सर ने डाला था ना कि सब लोग छोटा छोटा क्लिप डालें, तो हम लोग कोई क्लिप डालें, आज तो बहुत जगह छोटा सा क्लिप जाएगा, बाकी हर दिन का क्लिप डालें, 20 दिन का तो किसी जन दूर नहीं आ रहा है। डेली योग करते हैं, देखिए हम 4 बजे तक जाते हैं, 4 बजे उसके बाद फ्रेश होते हैं, पानी पिए, फ्रेश हुए, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, आते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, उसके बाद योग करते हैं। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक खुद ऐसी हो गई है, जहाँ पर गए थे हम, मोबाइल जमा कर लिए, घड़ी है कुछ नहीं था, लेकिन हम सोचे कि समय पर जगह गए थे, लेकिन अपना देखे आँख खुली, बैठे उठकर बैठे तो घंटी बजती वहाँ पर, एग्जैक्ट 4 बजे घंटी बजती वहाँ पर जगने के लिए। जैसे 5 मिनट पहले, हाँ 5 मिनट पहले आँख खुल जाता है। 5 मिनट पहले खुल गया, उठ के जब बैठे हम सोचे कहीं लेट तो नहीं और घंटी बज तो नहीं चुकी, तो घड़ी थी नहीं, घड़ी भी नहीं दे सकते, घड़ी भी नहीं आसपास, मोबाइल भी नहीं, आदत है मोबाइल में देख लो तुरंत, कोई भी चीज़ नहीं, एक कमरे में अकेले बैठे हो, पूछ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, और देखे उठ के बैठे टन 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 घंटी बजी, मुझे तो समय से पहले उठ गए, गए नहाए धोए फ्रेश हुए, इतनी अच्छी व्यवस्था होती देते हैं। तो ध्यान के लिए अगर व्यक्ति को ध्यान की गहराई में करना जरूर जाना चाहिए, एकांत में अगर रह के ध्यान में जाना है, तो लखनऊ में है, लखनऊ में है, कुशीनगर में है, कानपुर में है, आपका श्रावस्ती में है, बोधगया में है, सारनाथ में है। विपासना केंद्र बना लेना। हाँ, तो ये सारी बातें हैं, इसको अपने जीवन में अच्छे से उतारिए, बहुत गहराई से जीवन को जिए, और सिर्फ आप मत जिए, अपने घर वालों को भी सिखाइए, अपने भाई बहन को भी सिखाइए, उनको भी लाइए, जोड़िए, अपने भाई को कभी बार लाइएगा, सिखाइए, मैं तो सिखाइए। आपका जब मन एकाग्र रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं समाज में, लेकिन आपका मन एकाग्र नहीं रहेगा तो समझ लीजिए आप बहुत कुछ खो देंगे, बहुत कुछ खो देंगे, और बहुत कुछ खो दिया है अभी तक। जितना कुछ बचा है उसको समझने की कोशिश करिए, अच्छा करिए, जिससे आपका मंगल हो, आप अच्छे बने, महान बने, श्रेष्ठ बने। आप महान बन जाएंगे, समझ लीजिए कि तब फिर बहुत अच्छा उचित होगा।